Okay, students, let us start with today's session. I welcome you all to the new batch of CS1 and we will be doing CS1 orientation today. So before I start, let us have a quick round of introduction. So quickly give your names and the marks, what you have scored in class 12 maths, or if there is anyone from 11, 12, you can ignore this question and you can just let me know what are you currently doing in academics. In the meanwhile, let me just take you through the entire इंट्रोडक्शन ऑफ CS1। तो आज की क्लास में हम कुछ पढ़ाई नहीं करने वाले बेटा, हम सिर्फ क्या देखेंगे कि CS1 में होता क्या है, CS1 में हमने पढ़ना क्या है और CS1 को हमें कैसे टैकल करना है इन आवर अपकमिंग सितंबर एंड नवंबर 2025 एग्जाम्स। तो इसके ऊपर हमारा पूरा सेशन बेस्ड रहेगा। बट व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज यू शुड मेक दिस सेशन वेरी वेरी इंटरेक्टिव। जहाँ भी जो भी आपको डाउट्स आ रहा है, कीप ऑन पुटिंग देम इन द चैट सेक्शन, ठीक है। फर्स्ट आई विल जस्ट स्पीक अबाउट द एंटायर सब्जेक्ट, then our strategy and then we will do Q&A session towards the end of the session, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इस तरीके से चलना है। तो ठीक है, so I have started receiving few responses on my WhatsApp number 9910427442. I will just read your individual introduction after the session. Let us just start for the orientation part. So students, all of you know why we have gathered here. We need to discuss everything about CS1 कि CS1 में होता क्या है, CS1 में कितने मार्क्स का एग्जाम आने वाला है, CS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, CS1 पढ़ने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए, CS1 पढ़ने के बाद हमें हमारी कैसे जर्नी रहेगी। तो ये सब क्वेश्चंस में मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे आज के सेशन से पहले, तो आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस और उसके बाद आपके पास कुछ भी अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस हुए यू कैन जस्ट आस्क दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इन सब्जेक्ट CS1 वी आर गोइंग टू स्टडी टू सब्जेक्ट्स, वन इज CS1A, अदर इज CS1B। ये अब आपको दो सब्जेक्ट्स लग रहे हैं बट ये एक ही सब्जेक्ट के दो पार्ट्स हैं। कैसे? बिकॉज जो भी हम CS1A के अंदर सीखेंगे वही चीज़ हम CS1B के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एनीवन इन द क्लास हु कैन टेल मी विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल बी यूजिंग फॉर CS1B? एनीवन इन द क्लास क्विकली टेल मी इन द चैट सेक्शन। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटा यूज़ करने वाले हैं? परफेक्ट अमन ने मुझे व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्ड करा है, विल बी यूजिंग आर लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि कितने आवर्स का एग्जाम रहेगा, कितने मार्क्स का एग्जाम रहेगा। तो अगर मैं CS1A की बात करूं बेटा, इट विल बी 3 आवर 20 मिनट्स एग्जाम। CS1B की बात करूं, इट विल बी 1 आवर 50 मिनट्स एग्जाम। क्लियर? दोनों एग्जाम्स हमारे 100 मार्क्स ईच के रहने वाले हैं। अभी तक जो बात कर रहे हैं हम दोनों IIFO स्पेसिफिक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ दोनों में कुछ डिफरेंस होएगा आई विल टेल यू। तो दोनों के अंदर हमारा एग्जाम ऐसे रहने वाला है, ठीक है। इज इट क्लियर? फिर वेटेज क्या रहेगी हमारी? CS1A की वेटेज लगेगी 70%, CS1B की वेटेज लगेगी 30%। इसके अंदर हमने 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसका न्यूमेरिकल पोर्शन टेस्ट होगा। अब यहाँ पे एक डिफरेंस पे आते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे टेस्ट होगा? आपको IFOA के अंदर आपके पास प्रॉपर वर्ड फॉर्मेट में पेपर होगा, आपको अपने आंसर्स टाइप करके आने होंगे वर्ड के अंदर। II के अंदर MCQ बेस्ड एग्जाम रहेगा, जहाँ पे आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे, आपको अपने ऑप्शंस लिख के आने हैं। इट विल बी लाइक दैट। CS1B की बात करूँ, दोनों सोसाइटीज़ के अंदर हमारा थ्योरी एग्जाम रहने वाला है, जहाँ पे हमें आर लैंग्वेज यूज़ करके अपने कोड्स टाइप करने हैं और एट द एंड ऑफ द एग्जाम हमें उन कोड्स को कॉपी करके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करके सबमिट करना है। तो CS1B का पैटर्न दोनों II और IFOA में सेम है। CS1A के लिए IFOA में हमारा वर्ड बेस्ड एग्जाम है, क्लोज बुक एग्जाम है, और II में हमारा आपका MCQ बेस्ड एग्जाम है, अगेन क्लोज बुक एग्जाम है। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? किसी को कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कीप ऑन पुटिंग देम इन दी चैट सेक्शन। यहां तक क्लियर है? परफेक्ट। अच्छा, देयर इज वन क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, सर व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर CS1B? तो अच्छा क्वेश्चन है ये। CS1B का बेटा अपने आप में कोई अलग सिलेबस नहीं है। जो भी हम लोग CS1A के अंदर इन 16 चैप्टर्स के अंदर सीखने वाले हैं, उसी पे बेस्ड आपको आर लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसकी हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे। बट कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर आर के लिए हमें कौन सी बुक रेफर करनी है? तो अलग से आपको कोई बुक रेफर नहीं करनी। CS1 की जो बुक है उसके अंदर कुछ कुछ कोड्स दे रखे हैं, प्लस कुछ कुछ मटेरियल हम आपको अपनी साइड से प्रोवाइड करेंगे, प्लस हमें पास पेपर्स पर फोकस करना है। इन 3 चीज़ों को यूज़ करके हम अपने CS1B की तैयारी करेंगे। क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में कि कब क्या हमारा पासिंग परसेंटेज रहता है दोनों सोसाइटीज़ का, कितना हमारे पासिंग मार्क्स रहते हैं, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले बात करते हैं कि हमारे एग्जाम्स कब होने। अगर मैं II की बात करूं तो यहाँ पे एक मैं डिफरेंस का बना ही लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा IFOA,
ये हो गया हमारा आई। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो अगला एग्जाम हमारा IFOA का कब होना है, सितंबर 25, और IIA का कब होना है, नवंबर 25। वैसे अभी एक मई में भी होना है, बट आई एक्सपेक्ट कि मई वाले बच्चे अभी इस ओरिएंटेशन सेशन में नहीं है, वो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो IFOA का सितंबर, IIA का नवंबर। फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। सेकंड डिफरेंसेस जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर पासिंग मार्क्स क्या रहते हैं, कि हमारा IIA से थे, IFOA से थे, क्या पासिंग मार्क्स है। तो IIA के अंदर बेटा फिक्स मार्क्स हैं, दैट इज 50 मार्क्स आपको लाने हैं टोटल में। अभी मैं बताऊंगा रेशियो, जैसे मैंने बताया 70% 30%, अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। हमें 50 मार्क्स लाने हैं IIA के अंदर। IFOA के अंदर ये मार्क्स कोई फिक्स नहीं है, इसका आप रेंज लिख लो, इट लाइज बिटवीन 55 to 65। आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा हमारे डाइट में क्या, वो आपको पता नहीं करना, आपको तैयारी करनी है 80-90 के हिसाब से। ये वाले जो मार्क्स है वो आपका एग्जामिनर या फिर सोसाइटी कैसे डिसाइड करती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन परसेंटाइल बेसिस। अगर हमारे पास 1000 बच्चों ने पेपर दिया, 1000 बच्चों में से काफ़ी बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है मान लो 70 की तरफ रीच कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि ऑन एन एवरेज सब 70 स्कोर कर रहे हैं, मतलब पेपर थोड़ा सा इजी आया। अगर किसी डाइट में पेपर इजी आता है तो वो अपर लिमिट को हिट करते हैं, दैट इज 65। अब मान लो 1000 बच्चे हैं, एवरेज मार्क्स समवेयर अराउंड 55-60 है, तो उनको पता लग रहा है यार कि पेपर थोड़ा सा इस बार हमने ट्रिकी सेट करा था और काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तो फिर वो अपना पासिंग मार्क्स 55 की तरफ भी ले जाते हैं। तो इट लाइज बिटवीन 55 to 65 डिपेंडिंग ऑन हाउ अदर स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म। सो एग्जाम्स पासिंग मार्क्स आर डिपेंडेंट ऑन परसेंटाइल बेसिस। बट हाँ, हिस्टोरिकली देखा गया 55 to 65 के बीच में लाया करता है, और उसके भी अगर मैं थोड़ा डीप में जाऊँ तो इट लाइज बिटवीन 58 to 63-64, इसकी तरफ ही हमारा पासिंग मार्क्स रहता है। अब बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको बता रहा हूँ मार्क्स निकाले कैसे जाते हैं। तो दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक स्टूडेंट X है, एक स्टूडेंट X है, एक स्टूडेंट Y है। ठीक है, स्टूडेंट X के पेपर A में मान लो 70 मार्क्स आए और पेपर B में 60 मार्क्स आए, और स्टूडेंट Y के A में 60 आए, B में 70 आए। तो अब इनका टोटल मार्क्स क्या लगेगा, 70% ऑफ 70 विल बी 49 प्लस 30% ऑफ 60 विल बी 18। सिमिलरली 70% ऑफ 60 विल बी 42, 70% ऑफ 60 विल बी 42 एंड 30% ऑफ 70 विल बी 21। सो यहाँ पे इस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स आए 67, और यहाँ पे स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए 63। अब सपोज करो इस पर्टिकुलर डाइट में पासिंग 64 था, तो स्टूडेंट Y क्या हो जाएगा फेल और स्टूडेंट X क्या हो जाएगा पास। तो इस तरीके से हमारी पासिंग डिसाइड होती है बोथ IIA में और IFOA में। लेकिन डिफरेंस क्या है, IIA में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पासिंग मार्क्स 50 फिक्स है, लेकिन एक राइडर है साथ में। क्या राइडर है, अभी IIA ने निकाला है कि आपको इंडिविजुअली A और B में 30 मार्क्स तो मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर 30 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, अगर 30 मार्क्स नहीं आएंगे तो हम पास कैसे होंगे। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे स्टूडेंट X है जिसने क्या करा, पेपर A में 90 स्कोर कर लिया, लेकिन पेपर B उसने दिया ही नहीं, मान लो बीमार पड़ गया किसी वजह से दिया ही नहीं, और इसका अब 70% आप गिनोगे, 90 का 70%, तो कितना बनता है 63। पासिंग कितनी है 50, तो देखा जाए तो ये पास हो रहा है, लेकिन वो पास नहीं होएगा। वाई, बिकॉज उसने पेपर B में मिनिमम 30 नहीं स्कोर करा होएगा। तो IIA ने राइडर लगा दिया है कि आपको मिनिमम 30 बोथ पेपर A पेपर B में स्कोर करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन आज की डेट में IFOA की नहीं है। क्लियर टिल हियर स्टूडेंट्स, क्विकली टेल मी। So we will be referring Adisha and Pratigya, we will be referring acted material। आपका both IIA IFOA के अंदर हम acted material रेफर करेंगे, ठीक है, which you can ask institute after this session। We will be referring acted material only, I will show you as well। Students clear till here? कोई भी डाउट से पूछते रहो बेटा, ये आप लोगों का सेशन है, किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है कीप ऑन आस्किंग। पासिंग सबको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल फिगर्स, किसकी इसकी पासिंग रेट्स क्या रहते हैं। अगर मैं बेटा IFOA की बात करूँ, IFOA थोड़ी सी ग्लोबल सोसाइटी है, बहुत बड़ा सैम्पल स्पेस होता है, तो इसका बताना मेरे लिए थोड़ा सा आसान है। तो ऑलमोस्ट इनका पासिंग परसेंटेज जो है वो 40% से 60% के बीच में लाया करता है। बट सडनली हमने क्या देखा है, थोड़ा सा इनके पासिंग परसेंटेजेस में डिप आया। अब थोड़ा सा इनका जो मैं पहले 40% to 60% बोलता था, अब इनका थोड़ा सा रेंज टिल्ट करिए 30% to 50% की तरफ। मतलब अगर 2000 स्टूडेंट्स मान लो वर्ल्ड वाइड एग्जाम दे रहे हैं CS1 का, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अराउंड 700 to 1000 स्टूडेंट्स पास होते हैं। ठीक है, मिनिमम देखा जाए तो 700 बच्चा पास हो ही जाता है, और मैक्सिमम 1000 बच्चे से ऊपर वो नहीं पास करते। तो पहले सबसे पहले वो अपने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं, और उसके बाद फिर वो पासिंग मार्क्स डिसाइड करते हैं। अभी हम बोलते हैं परसेंटाइल बेसिस पे आपके पासिंग मार्क्स डिसाइड होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?
तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों के 2-3 डाउट्स क्लियर होने चाहिए कि एक तो पासिंग मार्क्स क्या होंगे एग्जाम के, पासिंग रेट्स क्या होंगे, बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये मेजर क्वेश्चंस जो आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। परफेक्ट, अनदर क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, मैं देख रहा हूँ ज़्यादा बच्चे व्हाट्सएप पे अपना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यूट्यूब चैट सेक्शन के अलावा, बट ठीक है, नेक्स्ट क्लास से वैसे भी हमने सॉफ्टवेयर से क्लास लेनी है, तो सॉफ्टवेयर का जो अलग से चैट सेक्शन होएगा सब वहीं पे अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। तो एक क्वेश्चन आया अमन का, सो अमन इज आस्किंग सर हाउ विल बी प्रिपेयरिंग फॉर CS1A एंड CS1B सेपरेटली। ठीक है, अभी इसी के ऊपर पूरा सेशन है अमन, आई विल जस्ट रिस्ट्रिक्ट योर क्वेश्चन। अंशिका इज आस्किंग सर CS1 का मटेरियल प्रोवाइड हुआ है 23 का, क्या वो सेम रहेगा? बेटा चाहे आप 2019 का मटेरियल यूज़ करो, 2023 का मटेरियल यूज़ करो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, यू कैन डेफिनेटली यूज़ 23। वो हर क्या करना क्या होता है, एक्टेड हर साल अपना मटेरियल लॉन्च करता है, तो हर स्टूडेंट हर साल मटेरियल नहीं परचेज करेगा, तो वो क्या करते हैं, जो भी लेटेस्ट मटेरियल स्टूडेंट के पास होता है उसके अलावा वो क्या करते हैं, CMP अपग्रेड्स निकालते हैं। तो हम CMP अपग्रेड्स नॉर्मल गूगल पे आप टाइप करोगे CS1 CMP अपग्रेड 24, CS1 CMP अपग्रेड 25, तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो कि एक्टेड ने क्या मटेरियल में चेंज करा है। वैसे वो चेंजेस हम अपने क्लासेस में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, बट इतना कोई चेंज नहीं आता। आप समझ लो एक आधी कोई वर्ड चेंज कर देते, लाइन चेंज कर देते हैं, तो उनको तो हर साल अपना मटेरियल पब्लिश करना ही है, बट आपके पास जो वर्जन है 2019 है 23 है, आप उसी को यूज़ करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम क्लास में जो भी मॉडिफिकेशंस होंगी उनको वैसे भी अपने क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेते हैं। इज इट क्लियर टू यू अंशिका? दिस वाज योर क्वेश्चन, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के पास क्वेश्चंस है पहले सेशन के हिसाब से। लुकिंग गुड, perfect. Students, quickly tell me, anyone having any doubt in this section? Otherwise I will proceed. अच्छा, एक और क्वेश्चन आया, सर व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गिव CS1 फ्रॉम II एंड IFOA? तो मैं दोनों की डिस्कशन कर लेता हूँ बेटा। IFOA के अंदर कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपकी एज 16 ईयर्स होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा या फिर आपके आसपास आपने नोटिस करा होगा, बहुत सारे 11th-12th के स्टूडेंट्स भी अब एग्जाम देना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना समर वेकेशन आता है उसमें मैथ्स का स्किल डेवलप कर लेते हैं जो एक्चुअल के लिए चाहिए, बिकॉज एक्चुअल के लिए आपको पूरा 11th-12th का मैथ्स नहीं चाहिए। 4-5 टॉपिक्स है, वो हमने डिटेल प्लानिंग सेशन में भी डिस्कस करा था, मैं आज की क्लास में भी आपको डिस्कस कर लूंगा, विच इज प्री रिक्विजिट टू स्टार्ट विद योर CS1 और CM1। उसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, तो कुछ 11th-12th के स्टूडेंट्स भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो 16 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए आपकी, यू कैन अटेम्प्ट IFOA एग्जाम। II के लिए एक क्राइटेरिया है कि आपको एसेट देना कंपल्सरी, और एसेट के लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है 12th की। ठीक है, आप या तो 12th अपीयर कर रहे हो या फिर आप 12th पास कर चुके हो, तब आप अपना ACET का एग्जाम दे सकते हो। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके 2 एग्जाम्स क्लियर है, बट वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा CS1 वालों को, बिकॉज CS1 वाले अपना पहला एग्जाम में CS1 दे रहे होते या फिर सेकंड एग्जाम CS1 दे रहे होते, तो आपके 2 एग्जाम्स तो नहीं होंगे IFOA से क्लियर। तो अगर आपके IFOA से 2 एग्जाम क्लियर होते तब भी आप II की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपना पेपर दे सकते हो, लेकिन क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा तो आपको II से अगर एग्जाम प्लान करना है तो आपके लिए ACET देना कंपलसरी है। IFOA के लिए सिर्फ 16 ईयर्स एज होनी चाहिए। उधर भी आपके पास 2 तरीके होंगे पेपर देने के, एज अ मेंबर, एज अ नॉन मेंबर। चलो वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं, एज अ मेंबर, एज अ नॉन मेंबर। तो दोनों में फ़र्क क्या है वो बात कर लेते हैं। फ़र्क कुछ नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि एज अ मेंबर का पेपर कुछ अलग आएगा और एज अ नॉन मेंबर का पेपर कुछ अलग आएगा, दोनों का पेपर सेम ही है, सिर्फ अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज अ मेंबर अगर आपको पेपर देना है तो आपको IFOA की मेंबरशिप पहले अप्लाई करनी है और फिर CS1 बुक कराना है। एज अ नॉन मेंबर में क्या होएगा, आपको मेंबरशिप का खर्चा बियर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहला एग्जाम, वो पहला एग्जाम कौन सा हो सकता है, या तो CS1 या तो CM1, ये स्टार्टिंग लेवल एग्जाम्स है, तो आपको ये पहला एग्जाम कोई भी एक एग्जाम एज अ नॉन मेंबर आप अप्लाई कर दो, अगर वो क्लियर हो जाता है फिर आप मेंबरशिप ले लो। समझ आया? तो ये वाला जो क्राइटेरिया ये किन स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी श्योर नहीं होते एक्चुअल को लेकर, या फिर जिनको अभी के लिए अपना मेंबरशिप का खर्चा अपने ऊपर नहीं डालना, तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहला एग्जाम एज ए नॉन मेंबर देके देखते हैं, अगर उनको लगता है क्लियर हो जाएगा तो वो मेंबरशिप अप्लाई कर लेते हैं, और अगर उनको लग रहा है अगर नहीं हुआ, मेरे से एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा, तो वो वाले बच्चे ऐसे नॉन मेंबर उठ जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को श्योर होता है कि हमने तो एक्चुअल करनी है, या फिर वो पहली बार में 2 पेपर 3 पेपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो एज ए मेंबर दे सकते हैं, बिकॉज नॉन मेंबर में रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक बार में एक ही पेपर दे सकते हो। लेकिन अगर आप एज ए मेंबर देके पेपर लेते हो तो फिर आप 2-3 पेपर जितने भी आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हम डिटेल प्लानिंग सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में भी अगर टुवर्ड्स द एंड में बस थोड़ा सा टाइम बचा, मैं उस कॉम्बिनेशंस की दोबारा बात कर लूँगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फीस का, अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन है सर, फीस भी बता दो। चलो फीस की भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज, ठीक है, एग्जैक्ट पाउंड्स मुझे
थोड़ा सा ध्यान नहीं है, तो 200 पाउंड शायद फीस है यूके से एज अ मेंबर देने की। तो एज अ मेंबर अगर आप दे रहे हो तो 16-17 हज़ार आपका INR में कन्वर्ट करके मेंबरशिप का खर्चा है, और 20 हज़ार के अराउंड आपका पेपर पड़ता है, 20-22 हज़ार के अराउंड। और अगर एज अ नॉन मेंबर देते हो तो आपका पेपर थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, 15-20 पाउंड एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे आपका पेपर कॉस्ट 22,000 की जगह 25,000 पड़ जाता है, और आपका मेंबरशिप का खर्चा थोड़ा सा डेफर हो जाता है। ऐसे नहीं आपको मेंबरशिप लेनी नहीं पड़ेगी, बस आप अपना मेंबरशिप का खर्चा डेफर कर रहे हो। आप क्या करोगे, पहले CS1 या CM1 क्रैक करोगे और उसके बाद फिर अपना मेंबरशिप अप्लाई करोगे। तो जो स्टूडेंट्स को श्योर नहीं है वो इस रूट से जा सकते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को श्योर है कि हमने करना ही करना, या फिर जो 2 या 3 पेपर प्लान कर रहे हैं, वो एज अ मेंबर रूट से ही जाएंगे। मेंबरशिप की लास्ट डेट अभी बहुत बड़ी पड़ी है, वो आपको जून-जुलाई तक आएगी। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारे दोनों नंबर्स इंस्टीट्यूट के सेव करने हैं, हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करेंगे, और बिल्कुल आपको रेगुलर इंटरवल्स में हमारी तरफ से सारी नोटिफिकेशन निकलती जाएगी कि आपके कब मेंबरशिप ड्यू है, कब आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है, कब आपको एग्जाम के लिए बुक करना है, कब आपको II की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है, वो सारी नोटिफिकेशंस आपकी आएगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया, सर प्लीज टेल अबाउट II फीस स्ट्रक्चर एज वेल। तो II का बेटा फीस जो रहेगी वो CS1 एग्जाम की वो समवेयर अराउंड 5,000 है, लेकिन राइडर क्या है कि वहाँ पे आपका मटेरियल खरीदना कंपलसरी है, क्योंकि मटेरियल II का अपना नहीं है, दे यूज एक्टेड मटेरियल, सो दे हैव टू पे टू एक्टेड फॉर अलाउइंग स्टूडेंट टू यूज दैट मटेरियल। तो उसके लिए उनको आपको मटेरियल खरीदना कंपलसरी है, विच विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 7,000 to 8,000। एग्जैक्ट रेट्स आप मेरी टीम से चेक कर सकते हो व्हाट्सएप पे। तो आपको जो पहला अटेम्प्ट है वो अराउंड 12-13,000 का पड़ जाता है, लेकिन अगर मान लो वैसे होगा नहीं, बट बाई चांस अगर हमारा एक बार में पेपर नहीं क्लियर होता तो सेकंड अटेम्प्ट II से हमारा सिर्फ 5,000 का पड़ेगा, बिकॉज सेकंड अटेम्प्ट में हमें मटेरियल नहीं खरीदना, वो सिर्फ एक बार खरीदना है, और उसके बाद आपका अगला अटेम्प्ट 5,000 का पड़ेगा। वैसे हमें उस नौबत पे नहीं आना, बट हाँ अगर बाई चांस हमारा IFOA से फेल होता है तो हमें पूरी कॉस्ट दोबारा देनी पड़ेगी। अब वैसे मत सोचो कि सर इतना डिफरेंस क्यों है कॉस्ट में, पहले तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। पहले क्या होता था कि IFOA का एग्जाम 15,000 का होता था, II का 2-3 हज़ार का होता था। अब वो कॉस्ट आप देखोगे ना तो काफ़ी कम डिफरेंस रह गया। II का एग्जाम पहला अटेम्प्ट 12-13 हज़ार का पड़ रहा है, IFOA का 20-22 हज़ार का पड़ रहा है, तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कॉस्ट वाला, बिकॉज पहले II वर्सेस IFOA चूज करने में कॉस्ट पैरामीटर रहता था, अब वो पैरामीटर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? ठीक है, मेरे पास 1-2 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम जानवी, सर हाउ कैन वी ऑर्डर फॉर्मूला बुक? सो जानवी जस्ट रिस्ट्रिक्ट योर क्वेश्चंस लाइक दिस। थोड़ा सा हम सेशन को आगे प्रोसीड करते हैं, पहले मैं बाकी स्टूडेंट्स को बता दूं फॉर्मूला बुक है क्या, अदरवाइज इट विल क्रिएट अननेसेसरी पैनिक। तो फिर हम इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं आंसर करूंगा आपका। मन्नत इज आस्किंग सर एज अ मेंबर वाला फॉर्म कब निकलेगा? तो मेंबरशिप बेटा मन्नत आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, यू हैव टू जस्ट मेल देम, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर माई टीम, दे विल मेक यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। आप मेंबरशिप अप्लाई करो और उसके बाद फिर हम पेपर अप्लाई करेंगे जुलाई में। ओके, दिशा इज आस्किंग सर कैन यू टेल कोर्सेज अगेन CS1 एंड इंस्ट्रक्ट अबाउट ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म टू वॉच वीडियोज? आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग दिशा, वी आर जस्ट स्टार्टेड द सेशन, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि हमारे थ्रू आउट CS1 क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है, कहाँ से आपको क्या देखना है, डोंट वरी अबाउट दैट। परफेक्ट परफेक्ट, आई थिंक फर्स्ट सेक्शन क्लियर है सबको, नो योर सब्जेक्ट, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू दी इंडेक्स पेज। थोड़ा सा मैं आपको इंडेक्स पेज से गो थ्रू करवाता हूँ कि क्या क्या चैप्टर नेम्स है, कैसे कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, कैसे हमने अपने सिलेबस को 4 यूनिट्स में बांट रखा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेट मी जस्ट show you the index page. So students, this is the index page. So there are 16 chapters in CS1. If you are using 2019 material, आपको 15 chapters दिखेंगे, because ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बाद में ऐड हुआ, आई थिंक समवेयर अराउंड 20 to 23 ये वाला चैप्टर ऐड हुआ है डेटा एनालिसिस का, वो पहले नहीं होता था आपके कोर्स में। तो टोटल हमारे 16 चैप्टर्स हैं, हम इन 16 चैप्टर्स को 3 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, बट ओवरऑल टोटल हम 4 यूनिट्स पढ़ेंगे। 4 यूनिट्स कैसे? एक यूनिट में दूंगा बेसिक आर को, जहाँ पे हम लोग अपने बेसिक आर को फोकस कर रहे होंगे, बिकॉज डायरेक्टली अगर मैं आपको CS1 का आर सिखाऊंगा तो वो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, आर को बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे कि आर को खोलते कैसे हैं, आर को डाउनलोड कैसे करते हैं, फिर आर के अंदर प्लस माइनस कैसे करना है, इस बेसिक से हम आर का स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने एक अलग से यूनिट दे दी बेसिक आर की। बाकी जो 16 चैप्टर्स है उसको हम 3 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 5 चैप्टर्स इस माई यूनिट 1। आप ये बुक की यूनिट्स मत देखो, बुक की अलग से यूनिट्स हैं, हमने जो अपनी यूनिट्स बताई है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो फर्स्ट यूनिट होगी वो हमारी फर्स्ट 5 चैप्टर्स 1 to 5, देन जो नेक्स्ट यूनिट होगी दैट विल बी चैप्टर 6 to चैप्टर 10, ठीक है। और जो हमारी थर्ड यूनिट होगी दैट विल बी चैप्टर 11 to चैप्टर 16। तो फर्स्ट यूनिट 1 to 5, सेकेंड यूनिट 6 to 10, थर्ड यूनिट 11 to 16, और उसके अलावा एक यूनिट और मैंने आपको बताई बेसिक आर। तो ये 4 यूनिट्स पे हम लोग
बेसिकली फोकस कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो अगर मैं आपको इंडेक्स पेज दिखाऊं, डेटा एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेटिंग फंक्शंस, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस, कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस, तो आप थोड़ा सा ना ये सोच सकते हो कि CS1 को ना थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करना डिफिकल्ट होता है। जब आप CM1 CS2 में होगे ना, वहाँ पे हम ज़्यादा रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। CS1 को आप कैसे समझ सकते हो कि थोड़ा सा हम स्टैटिस्टिक के टूल्स सीख रहे हैं। जैसे अगर आप क्लास 11-12 की मैथ्स करके आए हो, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, APGP पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा। ये क्या है? ये डिफरेंट टूल्स हैं टू सॉल्व अवर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। वैसे यहाँ पे हम CS1 के अंदर बेसिकली स्टैटिस्टिक के टूल्स सीख रहे होंगे, जिन टूल्स को हम यूज़ करेंगे CM1 में, CS2 में, CM2 में। तो CM1 में इतना यूज़ नहीं है, बट यस CS2 और CM2 नहीं हो सकता विदाउट डूइंग CS1। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा CS1। इज इट क्लियर students? Is it clear? So this is the index page. Any doubts in the index page, do let me know. अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि क्या हम सीखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस। फिर हम जनरेटिंग फंक्शंस में अपने MGF फंक्शन सीखेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन। उसके थ्रू हम अपना मीन वेरिएंस निकालना देख रहे होंगे। फिर उसके बाद कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे X और Y, और उनका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे जाएंगे, वहाँ पे हम नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन सीख रहे होंगे। फिर हम पॉइंट एस्टिमेशन में जाएंगे, यहाँ पे हम डेटा का यूज़ करके अपने मीन और वेरिएंस को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर मीन और वेरिएंस डेटा का यूज़ करके अपने क्या कर रहे होंगे, पैरामीटर्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। फिर हम करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल इलेक्शंस हो रहे हैं हमारे कंट्री में, बीजेपी की क्या चांसेस हैं कि वो इस बार 230 सीट्स जीत जाएगी, या फिर कांग्रेस के क्या चांसेस है इस बार वो 150 सीट्स विन करेगी। तो ये सब हम एस्टिमेशंस निकालेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। फिर एक कॉन्फिडेंस इंटरवल चैप्टर आता है, इसको रिवर्स वे में, अच्छा दोनों चैप्टर्स लिंक्ड है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम क्या बोलेंगे, इलेक्शंस चल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो बीजेपी कितनी सीट जीतेगी। तो हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल आंसर कर रहे हैं। जैसे इंडिया में टोटल लोकसभा की सीट्स 540 है, तो उस 540 में से वी आर एक्सपेक्टिंग कि बीजेपी इस बार, मतलब या वी आर 95% कॉन्फिडेंट बीजेपी इस बार 200 से 250 सीट जीतेगी। वी आर 99% कॉन्फिडेंट कांग्रेस इस बार 50 से लेके 100 सीट जीतेगी। तो इस तरीके से हम अपना डेटा एनालाइज कर रहे हैं। तो मोर ऑफ ये बोल सकते हो आप कि डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिस्टिक्स के बेसिक टूल्स के हिसाब से CS1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स इन इंडेक्स पेज? ठीक है, अभी बोलोगे सर अभी तो पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, तो मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज अभी के लिए मैं आपको डरा नहीं रहा कि हमने कितना करना है, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोगों के 11-12 के मैथ्स के स्किल्स डेवलप्ड है तो CS1 बिल्कुल भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है क्रैक करने का। अच्छा, मेरे पास एक और चैट सेक्शन में क्वेश्चन आया, सर व्हाट ऑल टॉपिक्स वी नीड टू रिवाइज फ्रॉम आवर 11-12? तो बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। वी नीड टू रिवाइज आवर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, देन बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर होता है जहाँ पे आपको मीन वेरिएंस सिखाया जाता है। अगर वो नहीं भी करा चाहिए, ये वाला टॉपिक मैं हटा देता हूँ बिकॉज ये हमने स्टैट से फ्रेशर सेशन पे भी कर रखा है। अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ स्टैट से फ्रेशर सेशन के। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, देन बेसिक प्रोबेबिलिटी, देन एल्जेब्रा, देन APGP का वैसे इतना यूज़ नहीं है आपका CS1 में, ज़्यादा यूज़ इसका हम CM1 में करते हैं। देन आपका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एंड देन डिफरेंशिएशन। तो ये 6 टॉपिक्स आप कर लो, जिसमें से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और CS1 के अंदर आपका प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट है। ये वाले 2 टॉपिक्स क्योंकि हम अपने स्टार्ट से फ्रेशर सेशंस में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा बच्चा है जिनको पर लग रहा है कि हमने 11-12 मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ तो रखी है लेकिन थोड़ा सा हमें रिवाइज करना है, तो इसके लिए आपको मैं नहीं बोलूँगा कि NCERT पे जाओ, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, हमारे कोर्स के अंदर ही स्टार्ट रिफ्रेशर सेशंस और मैथ्स रिफ्रेशर सेशंस है, सिर्फ आप उनको गो थ्रू कर लो, यू विल बी वेल वर्स विद दी रिवीजन ऑफ दीज टॉपिक्स, और फिर आप अपना CS1 को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए। बट अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अभी तक 11-12 की मैथ्स पढ़ी नहीं है, या फिर पढ़े हुए बहुत 10-15 साल हो गए, उनको बिल्कुल बेसिक से रिवाइज करना है, तब उसके लिए बेटा हमें NCERT से ही पढ़ना पड़ेगा। इधर यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन, और यू कैन जस्ट ज्वाइन अवर PARP कोर्स विच इज प्री एक्चुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर हम मैथ्स और स्टैट्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे 11-12 की, लेकिन सिर्फ उतना पोर्शन जितना एक्चुअल के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये आपके अपने ऊपर है, अगर आपको लग रहा है आप वो सेल्फ स्टडी करके कवर कर सकते हो, गो हेड। अगर आपको लग रहा है हमारा वो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप PARP भी साथ में ज्वाइन कर सकते हो ओवर एंड अबव
CS1। बट येस, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लग रहा है 11th-12th की मैथ्स तो मेरे टिप्स पे है, वो ये सारी डिस्कशन भूल जाए, वो डायरेक्टली सिर्फ अपने CS1 के चैप्टर 1 से स्टार्ट कर सकता है। फिर भी अगर उसको लगे नहीं कोई टॉपिक मैं भूल रहा हूँ, तो आपके पोर्टल के अंदर ही मैथ्स और स्टार्ट्स के रिफ्रेशर सेशंस है, आप उनके थ्रू उसको रिवाइज कर सकते हो। दिस इज दी प्री रिक्विजिट दैट वी रिक्वायर फॉर CS1। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा आने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलूंगा कि बेटा ये वाली स्टार्ट्स आनी चाहिए, वो वाले आनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। बट येस, 11th-12th का थोड़ा सा बेसिक पोर्शन हमें पता होना चाहिए। 11th-12th में एक टॉपिक था जो रैंडम वेरिएबल्स, जो हमारे 11th-12th में नहीं कवर हुआ और वो CS1 के सिलेबस में भी नहीं है, उस रैंडम वेरिएबल वाले टॉपिक को मैंने अपने स्टैट्स रिफ्रेशर सेशंस में कवर कर रखा है, तो उसको जरूर गो थ्रू कर लेना, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत बेसिक से पढ़ा रखा है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं रैंडम वेरिएबल का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो एक ऐसा टॉपिक था जो पहले CT3 करिकुलम होता था ना, उसके अंदर हम पढ़ते थे, बट अब वो CS1 के अंदर गायब हो चुका है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टैट्स रिफ्रेशर सेशंस देखना पड़ेगा, इवन इफ you are well versed with 11th-12th math stats topics. Students, any doubts till here? Do ask me. Let me read the chat section and WhatsApp messages. Okay, there is one question from Babar. Babar is saying, sir, x1 y1 क्या है? Where is x1 y1, Babar? Which x1 y1 you are referring to? Can you just elaborate, Babar, a bit? Okay, Amit is asking, sir, I am in class 12th. What should I do? I am appearing for CS1 this September. So nothing extra you have to do, Amit. You need to revise these 6 topics first. ठीक है, आपके जो 11th के टॉपिक्स है वो तो आई थिंक कवर हो चुके होंगे इफ यू आर इन 12th, और 12th के अंदर जो हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखनी है उसको आप पहले सीख के रख लो, या फिर CS1 स्टार्ट कर दो, साथ साथ ये 11th-12th के टॉपिक्स आपको बेटा ग्रिप बनानी है, ठीक है, नथिंग एल्स। ओके, बाबर इज सेइंग सर इंडेक्स पेज पे था, तो इंडेक्स पेज देख लेते हैं बाबर आपके लिए दोबारा। लेट मी जस्ट गो थ्रू माई इंडेक्स पेज अगेन। ओके, यू आर आस्किंग दिस x1 y1, आई विल जस्ट टेल यू बाबर। तो y1 इग्नोर कर दो, x1 x2 x3 x4 अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है ये। स्टूडेंट्स, क्विकली आस्क मी योर क्वेश्चंस। I am giving you a quick 30 seconds break. Do ask me your questions. This is your session. अगर आप questions नहीं पूछोगे तो मैं सिर्फ 10-15 मिनट्स में और मैं सारी चीज़ें बता के चला जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले जो भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स है वो आप सारे के सारे आज आप पूछ लो, कुछ भी अपने तक मत रखो। आई विल बी आंसरिंग ईच एंड एवरीथिंग। दिशा इज आस्किंग सर पार्क क्लासेस व्हेन इट इज। तो दिशा एक बार आप टीम से कनेक्ट कर लो, कल हमारा पार्क का भी ओरिएंटेशन है, इसके लिए आप एक बार मेरी टीम से कनेक्ट कर लो। यू कैन जस्ट कनेक्ट विद माई टीम आफ्टर दिस सेशन, दे विल गाइड यू प्रॉपरली फॉर दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट शो यू द एंटायर कंटेंट of CS1 that you guys are already having, because there are some students who have joined 2 to 3 months back and they are done with entire syllabus of CS1 and they will be just attending these classes for the revision purpose. तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते हो गए, या फिर 1 महीना 1.5 महीना हो गया और उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा, तो स्टूडेंट दिस इज वेरी हाई टाइम कि अब आपको अपने पोर्टल को अच्छे से यूज करना है और स्टार्ट करना है। लेट मी जस्ट शो यू द कंप्लीट कंटेंट फाइल, ठीक है, जहाँ से आप लोगों को अपना पूरी तैयारी करनी है। Let me just show you quickly. So students, this is the complete CS1 content file. I will be just telling you each and everything what we are having for the CS1 content. तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैथ्स रिफ्रेशर लेक्चर्स, स्टैट्स रिफ्रेशर लेक्चर्स। तो आप देख सकते हो मैथ्स रिफ्रेशर लेक्चर्स के 20 लेक्चर्स है हमारे पास, स्टैट्स रिफ्रेशर लेक्चर्स के 21 है। तो
इन लेक्चर्स को आपको गो थ्रू करना है। अगर आपको लग रहा है कि हम 11th-12th के मैथ स्टैट्स के सब में रिवीजन करने की जरूरत है, हमें बहुत टाइम हो गया करे हुए, तो एक बार आप इन लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कर लो विद इन नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स। तो आप अच्छे से इनके 2-2, 3-3 लेक्चर्स उठाओ और डेली इसको रिवाइज करो अलॉन्ग विद CS1 की पढ़ाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये करना है, CS1 साथ साथ चलाओ और इसको भी साथ साथ चलने दो। तो ये फर्स्ट टैब है, इज जस्ट फॉर रिफ्रेशर लेक्चर्स ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि हमें 11th-12th के कॉन्सेप्ट सभी रिवाइज करने की थोड़ी जरूरत है, जिनको लग रहा है कि हम 11th-12th के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल वेल वर्स है, तो इस टैब को इग्नोर कर दो। अच्छा, यहाँ पे 9 सेशंस और है जहाँ पे हमने थोड़े बेसिक स्टार्ट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं। अच्छा, इस पूरे टैब में अगर हम पूरे के पूरे टैब में अगर हम ये 50 लेक्चर्स गो थ्रू कर ले, दैट डजंट मीन कि हमारी CS1 की कुछ भी प्रिपरेशन हुई है। तो यहाँ से आपका CS1 का सिलेबस नहीं शुरू हो रहा, यहाँ से आपका CS1 की जो प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। इसके बाद हमारे कंटेंट फाइल में जो नेक्स्ट टैब है दैट इज CS1A लेक्चर्स। अब आप देखोगे CS1A के हमारे पास कितने सारे लेक्चर्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेन कॉलम है दैट इज कॉलम C, 35 लेक्चर्स। तो इन 35 लेक्चर्स में हमने क्या कर रखा है, CS1 का पूरा सिलेबस कवर कर रखा है। तो इन 35 लेक्चर्स में पूरा का पूरा CS1 का सिलेबस कवर्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 35 लेक्चर्स करके चले जाएंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट यस, इन 35 लेक्चर्स को करके हमारे CS1 की पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि CS1 के अंदर है क्या। इसके बाद आप देख रहे हो हमारे कौन से लेक्चर्स है, समरी लिस्ट डिस्कशन लेक्चर्स। अभी मैं बताऊंगा कि समरी लिस्ट एग्जैक्टली है क्या। अभी आप ये समझ लो कि आप 12th करके आए हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, हम देखते हैं ना कि पास्ट 10 ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करके जाते हैं। DU के स्टूडेंट्स बहुत रिलेट करेंगे, वो 10 ईयर्स प्रैक्टिस करके जाते हैं, या फिर 11th-12th के स्टूडेंट्स को भी आप देखते हो कि पिछले साल के क्वेश्चंस क्या है। तो ये समझ लो सम लिस्ट में हमने पिछले साल के क्वेश्चंस मेंशन कर रखे। तो यहाँ पे क्या है, हमने चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रखे कि चैप्टर 1-2 के अंदर जो पास पेपर क्वेश्चंस आए हैं उनके क्वेश्चंस, फिर 3-4 के क्वेश्चंस, 5-6 के क्वेश्चंस, ऐसे चैप्टर वाइज हमने इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं। और इनकी हमारे पास 64 ही है और इस सेशन की भी मेरे ख्याल से 5-6 लेक्चर्स है, वो यहाँ पे अभी अपडेट हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 70 लेक्चर्स हैं जिसके अंदर हमने सिर्फ CS1A के पास्ट पेपर्स की डिस्कशन कर रखी है। तो अब कंटेंट में आपको समझा रहा हूँ क्या क्या। तो अब एक बाबर का क्वेश्चन आया था, सर ये x1, x2, x3, x4 क्या है। तो बाबर बेटा x1, x2, x3, x4 हमारे x असाइनमेंट्स है जो बुक के पीछे मेंशन्ड है। तो x1 के अंदर किन चैप्टर के क्वेश्चंस मेंशन्ड है, 1 to 5, x2 के अंदर 6 to 9, x3 के अंदर 10 to 12 एंड देन x4 के अंदर 13 to 16। तो ये वाला जो मैंने आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ ये मेरे X सीरीज लेक्चर्स है, मतलब X सीरीज के जो क्वेश्चंस है उनकी भी हमने प्रैक्टिस कर रखी है और उनके भी लेक्चर्स पूरे अपलोड कर रखे। और इसके अलावा लास्ट में आप देख रहे हो डाउट पोर्टल सेशंस। तो ये कौन से सेशंस है, जो आपसे सीनियर स्टूडेंट, जो आपसे प्रीवियस बैच वाले स्टूडेंट्स के डाउट्स आए थे और उनके हमने उस पर सेशंस लिए। तो आप उसके लिए आपके पास अलग से डाउट पोर्टल है। तो आप लोगों को भी थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द बैच आपको कोई भी डाउट्स आ रहे होंगे तो आप उस डाउट पोर्टल पे डालोगे, उन पे बेस्ड मैं क्या करूंगा, पहले मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, आपस में एक दूसरे के डाउट्स रिजॉल्व करो और जो पेंडिंग डाउट्स रह जाएंगे, मस्त वाले, सबसे डिफिकल्ट वाले जो डाउट्स रह जाएंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे और उसका वीडियो आपके पास पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। तो ये वाले जो 13-14 सेशंस है ये आपके प्रीवियस बैच वाले स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, तो जो आप रेफर कर सकते हो अगर आपको भी सेम क्वेश्चंस में डाउट्स आ रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास डाउट पोर्टल भी अलग से अवेलेबल है कंटेंट ब्राउजर पे। परफेक्ट। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पास पेपर के लेक्चर्स बताए उसकी हमने क्लास वाइज डिस्क्रिप्शन दे रखी है। जैसे क्लास 1 के अंदर हमने IFOA के अप्रैल 24 का क्वेश्चन 1 प्रैक्टिस कर रखा है, देन उसी लेक्चर में हमने सितंबर 24 का क्वेश्चन 9 प्रैक्टिस कर रखा है। इस तरीके से हमने ये पूरा आपको क्लास वाइज डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि किस लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन कर रखी है। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ये वाला टैब समझ आया कि अगर आप समरी लिस्ट का लेक्चर 1 उठाओगे, फॉर एग्जांपल समरी लिस्ट का लेक्चर 1 उठाओगे, उस लेक्चर 1 में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे अप्रैल 24 का क्वेश्चन 1, सितंबर 24 का क्वेश्चन 9, इस तरीके से। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? परफेक्ट परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट टैब देखो हमारा क्या है, CS1B। अब CS1B में इज समथिंग जो स्टूडेंट्स लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। अभी मैं उसको आऊँगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, लेकिन हमें CS1B को बिल्कुल भी लास्ट के लिए नहीं छोड़ना, हमें साथ साथ चलना है। तो इसका भी देखो कितना सारा कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। 8 लेक्चर्स है हमारे पास बेसिक आर के, मतलब बिल्कुल जहाँ पे हमने स्टार्ट कर रखा है कि आर डाउनलोड कैसे करना है, आर को खोलना कैसे है, देन आर के अंदर आपको इफ एल्स कैसे लगाना है, आर के अंदर आपको लूप्स को कैसे पढ़ाई करनी है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है वो थोड़ी सी मेरी बातों से रिलेट कर रहे होंगे। जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, नो नीड टू इशू, इन 8 लेक्चर से
आपको उतना आर आ जाएगा जितना आपको CS1 के अंदर रिक्वायर्ड है। देन ये वाले जो लेक्चर्स है 14, ये हमारे CS1B के बेस बिल्डिंग लेक्चर्स है, वो वाले लेक्चर्स है जो एग्जाम के लिए आपको तैयार नहीं कर रहे, लेकिन जो CS1B का बेसिक है, जो मतलब आपका CS1A का जो हम अंदर पढ़ रहे हैं उसका बुक वर्क जो है वो सिखाएगा आपको। और उसके बाद जो थर्ड है आपके वो CS1B के पास्ट पेपर लेक्चर्स है, जो भी हमारे पास्ट पेपर क्वेश्चंस आ रखे हैं तो हमने इसके अंदर वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं। और इसके बाद जो लास्ट टैब है उसके अंदर फिर से हमने क्या डिस्कस कर रखा है कि CS1B के जो लेक्चर्स में हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं उनकी लिस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 में हमने CS1B के जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे है। जैसे लेक्चर 1 में हमने डिस्कस कर रखा है अप्रैल 19 का क्वेश्चन 1, सितंबर 19 का क्वेश्चन 3, सितंबर 21 का क्वेश्चन 3। इस तरीके से हर एक लेक्चर में हमने कितने कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं उनकी लिस्ट है आपके पास। तो ये वाली फाइल आपकी थ्रू आउट द डाइट हेल्प करेगी ये जानने के लिए कि मेरे पास एग्जैक्टली मेरे एप्लीकेशन में कंटेंट ब्राउजर में है क्या और मैंने क्या क्या पढ़ना है। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल फाइल दैट यू हैव टू रेफर। इसके अलावा ये सब तो चीज़ें होंगी, इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या अवेलेबल है। वी हैव अवर 4 असाइनमेंट्स, जैसे मैंने आपको अपने चैप्टर की ब्रेकेज बताई थी। असाइनमेंट 1 में क्या होएगा, चैप्टर 1 to 5 के क्वेश्चंस। असाइनमेंट 2 में क्या होएगा, बेसिक आर। असाइनमेंट 3 में क्या होएगा, 6 to 10 के क्वेश्चंस। और असाइनमेंट 4 में क्या होएगा, 11 to 16 के क्वेश्चंस। इस तरीके से समरी लिस्ट 1 2 3 4 5 6 हमने डिफरेंट चैप्टर्स के क्लब करके अपनी समरी लिस्ट बना रखी है। इन समरी लिस्ट में क्या होएगा, फॉर एग्जांपल समरी लिस्ट 1 में हमारे चैप्टर 1 2 के क्वेश्चंस है, मतलब चैप्टर 1 2 के जितने भी पास पेपर के क्वेश्चंस है वो समरी लिस्ट 1 में अवेलेबल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि समरी लिस्ट कैसे दिखेगी। फिर ऐसी समरी लिस्ट 2 3 4 5 6, फिर आपका यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, यूनिट टेस्ट 4 उसी तरीके से ब्रेकडअप है जैसे मैंने अभी आपकी असाइनमेंट्स डिस्कस करी है। उसके बाद हमारा क्या होएगा, पूरे कोर्स का मॉक टेस्ट होगा। और उस मॉक टेस्ट से पहले हम क्या करेंगे, आपके साथ कुछ मॉक असाइनमेंट्स शेयर कर देंगे ताकि आप वो सेल्फ प्रैक्टिस करो और अपने मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। दिस इज द होल कंटेंट दैट इज प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम आवर साइड। एनी डाउट्स इन द कंटेंट, देन आई विल जस्ट मेक यू ओपन ईच एंड एवरी फाइल फॉर दिस टू make you understand what do you mean by sum list and all that things. Okay, there are few question. Amit is asking, sir, should I do NCERT? Yes, Amit, NCERT level का मैथ्स is more than enough. वो भी ज़्यादा ही है, मैं आपको बोल रहा हूँ, उतना तो बहुत अच्छा है। Disha is asking, sir, when is Spark classes starting? So again Disha, what I will say you is एक बार क्लास के बाद टीम से कनेक्ट करो, वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो पार। बाबर इज आस्किंग, सर टाइपिंग स्पीड के लिए क्या करें? सो बाबर जस्ट होल्ड ऑन दिस क्वेश्चन, आई विल जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। पलस इज सेइंग, सर आई एम नॉट वेल वर्स विद परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सो व्हाट शैल आई डू? सो यू हैव टू जस्ट स्टडी। पलक, आपको 11th-12th लेवल का परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए बेटा बिफोर स्टार्टिंग CS1। ठीक है, ये सब क्वेश्चन थे। अब मैं आपको क्या करता हूँ बेटा, एक एक फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो लेट मी जस्ट मेक यू ओपन वन समरी लिस्ट। तो जैसे अगर मैं आपको समरी लिस्ट 1 ओपन करके दिखाऊं तो इसके अंदर देखो हमारे 3 चैप्टर के क्वेश्चन है, डेटा एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जेनेरिक फंक्शन। तो आपको कैसे दिखेगा, आपके जैसे ही चैप्टर 3 चैप्टर्स हो गए, आप क्या करोगे, इस समरी लिस्ट को ओपन करोगे और आप क्या देखोगे कि May 20 आई के पास पेपर्स के कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। जून 19 का क्वेश्चन 1 आ रखा है, नवंबर 19 का क्वेश्चन 1 आ रखा है। सिमिलरली IFOI के अंदर अप्रैल 19 का क्वेश्चन 1 आ रखा है, सितंबर 19 के क्वेश्चन 9 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रैक्टिस करना। तो इससे होगा क्या कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की वेट नहीं करनी पास पेपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे ही आपके 2 या 3 चैप्टर्स होंगे, आपने समरी लिस्ट ओपन करनी है और अपने पास पेपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डालना है। वो मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप्स बताता हूँ कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। बस आपको अभी के लिए मैं क्या दिखा रहा हूँ कि समरी लिस्ट का मतलब क्या है। सो दीज आर द समरी लिस्ट, जहाँ पे आपको क्या मेंशन्ड है, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस मेंशन्ड है चैप्टर वाइज। Is it clear, students? Quickly tell me, is it clear? Perfect, perfect. Now let me move to the most important part of today's session, दैट इज कंप्लीट स्केड्यूल फाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी। लेट मी जस्ट शो यू क्विकली। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्लीट स्केड्यूल फाइल फॉर सितंबर 25 और इसी तरीके से हमारी नवंबर 25 की भी है।
IIFOA की अलग अलग है, ठीक है। तो मैं पहले सितंबर से स्टार्ट करता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग विद दी डेडलाइंस, मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ जो हमें थ्रू आउट दी डाइट फॉलो करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज इसके थ्रू ही हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एक बार जल्दी से इसको 2 to 3 मिनट्स लो, एक बार जल्दी से इसको गो थ्रू कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स क्विकली इन्वेस्ट 2 to 3 मिनट्स इन रीडिंग दिस 5 स्टेप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ रीड करता हूं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, गो थ्रू चैप्टर वाइज कंटेंट वाया ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स एंड कीप ऑन फॉलोइंग वीकली टारगेट्स। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये वीकली टारगेट्स क्या है? तो बेटा अब हम क्या करेंगे, आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन हो जाएगा। अब आपके पास हर वीक मंडे ट्यूसडे, मैक्सिमम मंडे ट्यूसडे तक आपका हमारी साइड से स्केड्यूल आ जाएगा कि इस वीक हमें ये प्रिपेयर करके रखना है, और उस पर बेस्ड हम अपने लाइव सेशंस में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जैसे अब फर्स्ट क्लास नेक्स्ट सैटरडे संडे हम लेंगे, आज का ओरिएंटेशन को मैं फर्स्ट क्लास नहीं गिन रहा, उसको मैं क्लास 0 गिन रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर मैं आपको टारगेट दे दूंगा चैप्टर 1-2 करके आओ। तो उस चैप्टर 1-2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप लोगों को ट्रिकी लगे होंगे, और उसके पास पेपर क्वेश्चंस होंगे, वो सब चीज़ें होंगी। तो वो हम अपने लाइव लेक्चर्स में करेंगे। वो लाइव लेक्चर्स अगर कोई नॉन डेली का स्टूडेंट है तो वो ऑनलाइन अटेंड कर सकता है, और कोई डेली का स्टूडेंट्स है आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, बिल्कुल सेम आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। इट्स टोटली अप टू यू। किन बच्चों को लगता है कि ट्रैवलिंग पे क्यों टाइम इन्वेस्ट करना है, हम घर पे बैठ के पढ़ेंगे, एक ही बात है। किन स्टूडेंट्स को लगता है नहीं ऑफलाइन में जाके ज़्यादा मज़ा आता है, हम ऑफलाइन जाएंगे, ऑनलाइन में इतना मज़ा नहीं आता। इट्स टोटली अप टू यू, वो आपकी चॉइस है कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है। दोनों एक इक्वल है आज के डेट में, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो आपको जो वीकली टारगेट मिलेगा उसको अच्छे से फॉलो करना है, और अपनी लाइव क्लासेस जरूर अटेंड करनी। अच्छा, कोई वीडियो प्रोग्राम का स्टूडेंट है वो ये फर्स्ट पॉइंट इग्नोर कर सकता है, उसको अपना थोड़ा सा अपने आप ये चीज़ टैकल करनी पड़ेगी कि उसने अपना स्केड्यूल देखा और अपनी तैयारी अपने हिसाब से करता रहा, बिकॉज उनके पास एक्सेस नहीं होगा लाइव क्लासेस का, बिकॉज यू हैव ऑप्टेड फॉर वीडियो प्रोग्राम। सेकंड पॉइंट, go through co-reading well and complete practice questions at the end of each chapter. For example, we have given you target for chapter 1-2. तो उस चैप्टर 1-2 की आपको प्रॉपर वीडियोस देखनी है, उनकी को-रीडिंग रीड करनी है, चैप्टर को अच्छे से रीड करो और उनके पीछे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। इतना तो आपको करना है, बिकॉज ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स में कवर्ड होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है किसी चैप्टर के पीछे 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन है और हमने क्लास में सिर्फ 6 कर रखे हैं, तो ये 4 डाउट लेके मत आ जाना, ये 4 प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते अगर नहीं सॉल्व हुआ, डेफिनेटली वी विल डिस्कस दैट अगेन इन दी क्लास। बट यस, आपको थोड़ा सा अपने आप पुश करना पड़ेगा। अभी 11th-12th खत्म हो गई कि प्रॉपर हमारी साइड से होमवर्क मिलेगा। होमवर्क मैं आपको आज ही सेशन में दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, आपको इस तरीके से फॉलो करना है। अलग से आपको 11th-12th की तरह प्रॉपर डायरी में हम होमवर्क नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अब प्रोफेशनल फील्ड में हम एंटर कर गए हैं, तो थोड़ा सा हमें अपने आप को पुश करना पड़ेगा इस होमवर्क के लिए। थर्ड, कंप्लीट क्वेश्चंस मेंशन्ड इन समरी लिस्ट, एक्स सीरीज क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स, IFOI। तो मैं आपको सम लिस्ट खोल के दिखाया था, तो जैसे ही मेरे एंड से चैप्टर 1-2 कंप्लीट होएगा, आपका सेल्फ टारगेट क्या होएगा कि समरी लिस्ट के अंदर जितने भी इस चैप्टर 1-2 के क्वेश्चंस हैं मुझे सारे खत्म करने हैं। क्लियर हुआ? जैसे काफ़ी क्वेश्चंस तो हम क्लास में कर ही लेंगे, मान लो अगर 1-2 बच गए तो समरी लिस्ट के बाकी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। जो IFOI से पेपर देने हैं उनको IFOI की समरी लिस्ट करनी है, जो II से पेपर देने हैं उनको II की तो करनी है। अगर उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो IFOI की भी कर सकते हैं, लेकिन IFOI वालों को II का नहीं करना, बिकॉज डिफरेंट पैटर्न है बिल्कुल। देन फोर्थ पॉइंट, कंप्लीट योर असाइनमेंट्स एज पर दी डेडलाइन डेट्स एंड सेल्फ असेस योर असाइनमेंट्स वंस यू गेट सॉल्यूशंस एज पर दी डेडलाइंस। अभी मैं इसकी डेडलाइंस आपको शो कर रहा हूँ कि आपके लिए क्या डेडलाइंस है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहली असाइनमेंट की डेडलाइन 10th जुलाई है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, तो आपको मेक श्योर करना है 10 जुलाई तक मेरी पहली असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए और मैं इंस्टीट्यूट को मेल कर दूँ। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा बोलूंगा, रेगुलरली अटेम्प्ट टेस्ट एज पर दी स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस मेंशन्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अभी के लिए आप ये पॉइंट बोलोगे हाँ ये तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही जुलाई अगस्त चढ़ेगा मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर मेरे घर पे शादी है, मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब चल रही है, मेरे कॉलेज के मिड सेमेस्टर्स है, ये है वो है, कोई रीजंस एक्सेप्टेड नहीं है। जिस डेट पे हमने टेस्ट रखा हुआ है उसी डेट पे अगर आपका टेस्ट हमारे पास सबमिट होगा, उसी टाइम के हिसाब से सबमिट होगा, तो आप लोगों को फीडबैक मिलेगा। अदरवाइज उस फीडबैक का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज अगर IFOI का एग्जाम 3 बजे है
3 घंटा 20 मिनट मिल रहा है तो 6:20 पे आप सिर्फ लास्ट एडिट कर सकते हो एग्जाम को, उसके बाद आपको आधा घंटा मिलेगा उसको सबमिट करने का। लेकिन उसके बाद अगर आपने सबमिट करा तो आपको कोई भी चेकिंग नहीं मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे हम उसी पैटर्न में चल रहे हैं बिकॉज हमने आपको उसी तरीके से प्रिपेयर कराना। अगर आपका टेस्ट उसी टाइमलाइन के हिसाब से आएगा तो फीडबैक मिलेगा, अदरवाइज यू कैन जस्ट ट्रीट इट एज अनदर असाइनमेंट। आपके पास सॉल्यूशंस अपलोड होंगे, आप सेल्फ चेक कर सकते हो। अगर हमारा फीडबैक चाहिए आपको तो आपको उसी टाइमलाइन के हिसाब से सबमिट करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। बिकॉज हम भी आपको परसेंटाइल बेसिस पे ही मार्क्स देंगे, परसेंटाइल बेसिस पे आपको बताएंगे कि आप पास हो या फेल हो। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास उसी टाइमलाइन के हिसाब से आपका टेस्ट सबमिट हो। वैसे भी प्रॉक्टर टेस्ट होगा, हम आपको जूम सेशन के थ्रू ज्वाइन करवाएंगे, आपको प्रॉपर प्रॉक्टर करेगी मेरी टीम और फिर आपका सबमिशन लेगी, ठीक है। बिकॉज आपके पास भी 2 ही पैटर्न है एग्जाम सबमिट करने के IFOA में, या तो आज की डेट में वो आपको सेंटर पे बुला रहे हैं लेकिन एग्जाम आपका ऑनलाइन बेस्ड ही है, सेंटर ऑनलाइन बेस्ड है, या फिर कुछ बच्चों का जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में है उनको वो ऑनलाइन का प्रोविजन दे रहे हैं। तो इसलिए हम भी आपको प्रॉपर प्रॉक्टर्ड बेसिस पे ही टेस्ट लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टेस्ट प्रॉपर प्रॉक्टर्ड वे में ही देंगे और आपको उसी टाइमलाइन के हिसाब से सबमिट करना है। अब आप बोलोगे सर अगर हमें 1 हफ्ते पहले डेट पता लगेगी तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आपको 1 हफ्ता पहले डेट नहीं पता लग रही, आपको सारी डेट्स टेस्ट्स की, असाइनमेंट्स की, मॉक टेस्ट की जो आपका अगस्त एंड में होना है वो हम आज ही आपके साथ डिस्क्लोज कर रहे हैं। ये वाली फाइल ऑलरेडी आपके पोर्टल में अपलोडेड थी, जिसने अभी तक नहीं देखी वो यहाँ पे देख लो। तो दीज आर दी टाइमलाइंस। IFOA की टेस्ट्स की और असाइनमेंट्स की डेडलाइंस बिल्कुल सेम है, मॉक टेस्ट के डेडलाइंस अलग है, वो मैं IA वालों को अलग से दिखा देता हूँ। तो यूनिट टेस्ट और असाइनमेंट्स की डेडलाइंस आप देख सकते हो। तो पहली असाइनमेंट कब ड्यू है? 17 जुलाई, सेकेंड असाइनमेंट 1 अगस्त, थर्ड असाइनमेंट 14 अगस्त और फोर्थ असाइनमेंट 28 अगस्त। इसी तरीके से टेस्ट भी देख लो, 19 जुलाई, 2 अगस्त, 16 अगस्त एंड 30 अगस्त। अब आप बोलोगे सर पहली डेडलाइन तो 17 जुलाई है, अभी हम लोग अप्रैल में बैठे हुए हैं, फिर तो बहुत टाइम है। बेटा टाइम भागेगा, अभी आप लोग क्या करोगे? मस्ती करोगे, कुछ पढ़ोगे नहीं। और फिर ये वाली जो टाइमलाइंस है ये ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट 2 आपकी सिर्फ 14 दिन में प्रिपेयर हो जाएगी, असाइनमेंट 3 आपकी सिर्फ 13 दिन में प्रिपेयर हो जाएगी। ये टाइमलाइंस हमने इसलिए लेट की तरफ रखी है ताकि अगर किसी ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट करी या फिर किसी ने लेट ज्वाइन करा तो वो उस टाइम पे सीरियस हो जाए। बट दैट डजंट मीन कि हम अभी पढ़ाई ना करें। अगर आपको लग रहा है ये टाइमलाइंस हमारे लिए बहुत ईजी अचीव करना, हमारा तो आधे ज़्यादा सिलेबस हो चुका है, देन पुश योर सेल्फ एंड पिक अनदर सब्जेक्ट। आप CB2 साथ में ऑप्ट करो, CB2 क्लियर है तो CB1 ऑप्ट करो, CB1 भी क्लियर है तो CM1 अप्रैल के लिए पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा चैलेंज देना है अपने आप को। बट यस, अगर आपको लग रहा है मेरी थोड़ी सी अलग कमिटमेंट्स है तो स्लोली स्टार्ट करो। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मई में कॉलेज एग्जाम्स है, मेरे पास ये मैसेज भी आया था अभी। तो मई में कॉलेज एग्जाम्स का मतलब ये नहीं है बेटा अभी से हम पढ़ना छोड़ दें। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आधा घंटा निकाल लो अभी के लिए, जब तक आपकी कमिटमेंट है ना कॉलेज एग्जाम की, CUT की, सिर्फ आधा 1 घंटा निकालो। बट अपने आप को बहाना दो पढ़ाई करने का, ना पढ़ाई करने का बहाना मत दो। आधा 1 घंटा पढ़ लो, मोर देन इनफ। ना आधा 1 घंटे से आपकी CUT की तैयारी हैम्पर हो रही है, ना कॉलेज एग्जाम्स की पढ़ाई हैम्पर हो रही है। लेकिन हाँ, आप फ्लो में रहोगे कि हमने CS1 एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जल्दी स्टार्ट करने का। तो दीज आर दी डेडलाइन डेट्स दैट वी हैव गिवन यू अपफ्रंट। नाउ डोंट कम अप विद द रीजंस दैट वी हैव मैरिज, वी हैव अवर कॉलेज एग्जाम्स, वी हैव सम पार्टी गोइंग ऑन, वी हैव सम फैमिली फंक्शंस गोइंग ऑन। इफ यू अटेम्प्ट टेस्ट as per this timelines, we will be giving you the feedback, otherwise you can just treat it like another assignment. Is it clear students? Schedule part cover है, इस पे based कोई भी questions है quickly put, then we'll move to the last section that is your Q&A. ठीक है, कुछ questions है मेरे पास। Pratigya, I think I have already answered your question. Palak is asking, sir, if I go through math stats refresher lectures, will it be enough or shall I separately study for permutation? So Palak, if you have studied 11th 12th maths, then maths and stats refreshers are more than enough. No need to study anything. But अगर आपके पास 11th 12th में maths ही नहीं थी या फिर अभी तक आपने 11th 12th की maths ही नहीं cover करी, then you have to first cover your NCERT from 11th 12th. Okay, there is another message, sir, at what time live classes will start? So you will be getting message from the team student. Again, you just have to save our number. सेव कर लो, आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देंगे और आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगी टाइम टू टाइम। मंडे ट्यूसडे आपके पास प्रॉपर शेड्यूल आ जाएगा कि इस वीक आपने इतना प्रिपेयर करना है और इस टाइम पे आपकी क्लास है। यू विल बी रिसीविंग ऑल नोटिफिकेशंस वाया ब्रॉडकास्ट। ओके, देयर इज अनदर मैसेज फ्रॉम बाबर, सर वेयर डू आई हैव टू सबमिट असाइनमेंट? सो बाबर,
इट इज़ टू अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चन। आपके पास प्रॉपर मैसेज आएगा बेटा कि असाइनमेंट 1 ड्यू है, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको इस ईमेल आईडी पे असाइनमेंट सबमिट करनी है। तो अपने पोर्टल पे जाओ, सारी चीज़ों के आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे। आपके पास ईमेल आईडी प्रॉपर मेंशन होएगी और उस ईमेल आईडी पे आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। So Disha is asking, sir, I am still in 11th, so covering these topics is enough. So Disha, like you, there are a lot of students who are in 11th right now. So what you have to do, you have to just cover these 5-6 topics simultaneously doing CS1। और आप लोगों को जो 11th-12th वाले स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल भी हरी करने की जरूरत नहीं है। वाई? आप लोग ये फोकस करो कि हम इंजॉय करें इस प्रोसेस को। आपके पास 2 साल एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। तो अगर मेरा बाई चांस नहीं भी तैयारी हुई तो हम अप्रैल में अटेम्प्ट कर लेंगे। दिशा, नो नीड टू पैनिक, आप सिर्फ स्लोली चलो और समर वेकेशंस को अच्छे से यूज करो। समर वेकेशंस में अपना फोकस करो कि जो मेरे 11th-12th के मैथ्स टॉपिक है जो मुझे एक्चुअल के लिए चाहिए मेरा उतना ही कवर हो जाए, और साथ साथ CS1 की लाइव क्लासेस के फ्लो में रहो। दिशा, इज इट क्लियर टू यू? Students, quickly ask your questions. We are towards the end of the session. I have only few things left to convey you. Keep on asking your questions. And student, you might have received one message, one introductory message when you have joined our course. उस मैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना। आपको कभी भी लगे ना कि यार मैं अब थोड़ा सा बिजी था, अब दोबारा रीस्टार्ट करना चाह रहा हूँ अपनी पढ़ाई, उस मैसेज में दोबारा जाना। प्रॉपर हमने स्टेप्स दे रखे कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कि आपको पहले कैलकुलेटर की वीडियोस देखनी है, आपको टेबल्स की वीडियोस देखनी है, फिर आपको प्रॉपर स्टैट्स रिफ्रेशर लेक्चर्स देखने हैं, मैथ्स रिफ्रेशर लेक्चर्स देखने हैं, और फिर ये वाले सारे स्टेप्स भी मेंशन्ड है। तो वो वाला मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक और आंसर करता हूँ क्वेश्चन। आई थिंक किसी ने पूछा था मेरे से कि टेबल्स कहाँ से ऑर्डर करना। तो स्टूडेंट्स, तो 2 चीज़ें हमेशा हमें अपने पास रखनी है, चाहे हम ऑफलाइन क्लास के लिए आ रहे हैं, चाहे हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करके रहे। क्या? फर्स्ट इज माय साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलसी, एंड सेकंड इज एक्चुरियल टेबल्स। तो ये 2 चीज़ें हमेशा हमारे पास हैंडी होनी चाहिए बिफोर अटेंडिंग एनी CS1 क्लास, CM1 क्लास और एनी न्यूमेरिकल एक्चुअल क्लास। साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर अभी तक परचेज नहीं करा है तो यही वाला परचेज करना। ये बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, कैसियो FX82 ES प्लस। तो इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं और इस पे बेस्ड ही मैंने अपनी वीडियोस बना रखी है जहाँ पे आपको प्रॉपर कैलकुलेटर का यूज़ सिखाया हुआ है। तो उन वीडियोस को गो थ्रू करो। नेक्स्ट क्लास से आने से पहले आपको प्रॉपर कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। आई डोंट वांट मेरे से कोई पूछे कि सर हमें कैलकुलेटर में मीन कैसे निकालना है, वेरिएंस कैसे निकालना है, वो सब हमने अपनी वीडियोस में कवर कर रखा है। उसको आप सीख के आओ कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है। सेकेंड इज एक्चुअल टेबल्स। ये एक्चुअल टेबल्स इज समथिंग दैट इज बाइबल फॉर यू। आपको थ्रू आउट एक्चुअल एग्जाम्स या स्पेशली न्यूमेरिकल एग्जाम्स इसको यूज़ करना है, बिकॉज बहुत सारी फिगर्स होंगी, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जो ऑलरेडी इस टेबल्स में मेंशन्ड है, उसको हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं थ्रू आउट द डाइट आपको क्या बोलूँगा, बेटा टेबल्स में वैल्यू चेक करो, टेबल्स में फॉर्मूला चेक करो। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड विच ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम CS1 पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दिस एक्चुअल टेबल्स, और उसके लिए भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आए कि कैलकुलेटर की वीडियोस का है, टेबल की वीडियोस का है, वैसे तो आपको समझ आना चाहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सब कुछ वहाँ पे अपलोडेड है। लेकिन फिर भी आपको लगे नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा, तो माई टीम इज अवेलेबल एवरी टाइम। यू डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग। आप सीधा टीम को बोलो कि सर मुझे मैम मुझे कैलकुलेटर की वीडियोस चाहिए, कहाँ से मिलेगी, टेबल्स की वीडियोस चाहिए, कहाँ से मिलेगी, CS1 में मेरा इतना हो गया, मैं आगे कैसे प्रोसीड करूँ। कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे लिए वेट मत करना, आप उस मैसेज पर डालो। अगर मेरी टीम को रिस्पॉन्स पता होगा तो वो डायरेक्टली कर देंगे, या तो वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे और मैं आपके उस मैसेज पे रिवर्ट कर दूंगा। लेकिन बिल्कुल भी हेजिटेंट मत होना कि मुझे ये वाली चीज़ पूछनी चाहिए, नहीं पूछनी चाहिए। अगर आप नहीं पूछोगे तो वो आप अपना नुकसान करोगे। पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना पूछ लोगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जल्दी से प्रोसीड करना। Students, keep on asking your questions. We are towards the end of the session. I have only 1 or 2 things left to convey to you. Otherwise, we are done for the day. और जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि CS1 का ऑलरेडी मेरा सिलेबस काफ़ी कवर हो चुका है, आई एम अगेन रिपीटिंग, डू पिक CB1, CB2 along with your CS1. Not both, either CB1 और CB2. CB1 वो जिनको अकाउंट्स का इंटरेस्ट है, CB2 वो जिनको इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट है। बिकॉज लंबा डाइट है ये, मतलब अभी अगर आप स्टार्ट करें तो लंबा डाइट है। वैसे तो ये मैं यही बोलता हूँ ये वाला डाइट थोड़ा छोटा होता है, बट इसमें फ़ायदा क्या होता है, हमारे पास स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के पास कॉलेज ब्रेक होता है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पास सेमेस्टर ब्रेक होता है। तो ये वाला जो हमारे 2-3 महीने होते हैं, कॉलेज वाले तो बिल्कुल फ्री होते हैं 15 मई के बाद,
पूरा जून खाली, पूरा जुलाई खाली, ऑलमोस्ट पूरा अगस्त खाली। तो इन 3 महीने में हमने क्या करना है, सिर्फ मम्मी पापा को तंग करना है ना, उसके साथ साथ थोड़ा सा अपने बुक्स को भी तंग कर लो ताकि एक्स्ट्रा टाइम यूटिलाइज कर लो और आप एक्स्ट्रा पुश कर लो। देखो एग्जाम को पढ़ाई कर लो, देना ना देना वो डिसीजन हम जुलाई में लेंगे, बिकॉज जुलाई में हमने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने हैं। तब तक अगर आपको लगा कि मेरा नहीं हो पा रहा तो आप CB2 ड्रॉप कर देना, हम आपका एक्सटेंड कर देंगे अप्रैल के लिए। मगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप दोनों एग्जाम फिल कर देना, इट्स टोटली अप टू यू। मतलब ये सब डिसीजन मेकिंग जो एग्जाम देने वाली है वो हम जुलाई में करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको अपने आप को पुश करना है कि हम एक्स्ट्रा थोड़े एफर्ट्स मारे और अपने 1 या 2 एग्जाम करें। जो स्टूडेंट्स 11th-12th में है वो 2 एग्जाम्स अभी मत स्टार्ट करो, वो सिर्फ एक ही एग्जाम स्टार्ट करो। हाँ, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है उनको तो पक्का 2 करना ही चाहिए। Students, quickly ask if you have anything else. So I have shown you the entire content that we are having. You have, I hope you have activated your software. वहाँ से सारी चीज़ें डाउनलोड कर लो और उसको देखना स्टार्ट करो। जहाँ भी देखते हो कोई भी डाउट आए, कीप ऑन मैसेजिंग द इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। अवॉइड कॉलिंग अवॉइड करो, बिकॉज कॉलिंग के बाद भी वो आपको एक ही चीज़ बोलेंगे, अपनी क्वेरी मैसेज कर दो। तो अल्टीमेटली जब मैसेज ही करना तो कॉल का आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। तो स्टार्ट करो कि अपनी सारी चीज़ें मैसेज पे कम्युनिकेट करो। जैसे ही आपको कंसर्न पर्सन आपको मैसेज देखेगा वो आपको रिवर्ट कर देगा। एंड कोई भी थ्रू आउट द सेशन कोई भी डाउट आ रहा है, फील फ्री टू पोस्ट ऑन द डाउट पोर्टल। डाउट पोर्टल डालने का भी तरीका जानना है उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हो, मैम हाउ टू पोस्ट डाउट ऑन द डाउट पोर्टल। दे विल गिव यू द एग्जैक्ट पैटर्न कि कैसे आपको अपना डाउट पोस्ट करना है पोर्टल पे। आई होप सबको समझ आ चुका है समरी लिस्ट क्या है, असाइनमेंट क्या है, जो हमारी टेक्निकल टर्म्स है एकेडमिक जंक्शन की, वो सबको समझ आ चुका है। वीकली टारगेट जो आएंगे उनको होल हार्टेडली फॉलो करना ही करना है। अगर मैंने आपको वीकली टारगेट दिया कि चैप्टर 1-2 कंप्लीट करना है और आप नहीं कंप्लीट करके आए तो आप क्लास में फ्री बैठे होगे, बिकॉज उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होएगा। अगर उससे आगे प्रोसीड करना है उसके लिए मेरे हिसाब से ग्रीन सिग्नल है। जो वीकली टारगेट मिलेगा दैट इज द मिनिमम दैट यू हैव टू डू बिफोर कमिंग फॉर द क्लास, दैट इट इज नॉट द मैक्सिमम। मैक्सिमम तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी जो ऑलरेडी CS1 का कोर्स कंप्लीट करके बैठे हैं और वो सिर्फ इन क्लासेस को रिवीजन की तरह लेंगे, बिकॉज मेरी तरफ से कोर्स कंप्लीट है, मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रखी है अपफ्रंट, मेरी तरफ से कोर्स कंप्लीट है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी अपनी चीज़ों पे प्रोसीड कर सकते हो। तो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनके 10 चैप्टर्स हो गए, किसी के 7 हो गए, पर अगर किसी का कुछ भी नहीं हुआ, नो नीड टू वरी, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। इससे ज़्यादा डिले मत करना, अदरवाइज थोड़ा सा लैग करोगे। तो वीकली टारगेट्स को हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। एटलीस्ट वीकली टारगेट तो जितना हमें खत्म करना ही करना है बिफोर कमिंग फॉर दी लाइव क्लासेस। और वीडियो स्टूडेंट्स को अगेन आई एम रिपीटिंग, आप सिर्फ अपने पेज पे वीकली टारगेट्स को फॉलो करते रहो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। लास्ट 2 to 3 minutes, इफ यू हैव एनीथिंग क्विकली आस्क, अदरवाइज वी आर डन फॉर द डे। Students, quickly ask if you have anything specific. Yes, student, you have to use FX82 ES plus. One student is asking, sir, I have KCO 991 MS. Do I need to get a new one? नहीं, no प्रतिज्ञा, no need to get a new one. अगर 991 MS है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Okay, there is one question from Babar, sir, how to order actuarial tables? So no need to order Babar if you are giving from IFOA, because अभी recently concluded जो IFOA के एग्जाम्स थे वहाँ पे हमने स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया, तो दे हैव अलाउड जेरोक्स कॉपी उन्होंने अलाउ करा है, तो आप जेरोक्स करा सकते हो बेटा। अगर आपको फिर भी चाहिए कि मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए तो आप IFOA से भी ऑर्डर कर सकते हो, IA से भी ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप किसी सीनियर को बोल सकते हो, आप उनसे भी ले सकते हो। नो नीड टू वरी फॉर दैट। Students, last 1 or 2 more minutes, if you have anything, do ask quickly. So I think I have answered each and everything, and I think we have covered each and everything what I wanted to discuss with you guys in today's session. तो next class से बेटा बहुत डिटेल में पढ़ाई करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी एक्चुअल जर्नी को अपनी स्मूथ बनाएंगे। बट
डू अटेंड लाइव क्लासेस। आप ये मत सोचना वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगी तो हम नहीं भी करेंगे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज लाइव क्लासेस का जो इम्पैक्ट आता है वो लाइव क्लासेस में ही मज़ा आता है। बेशक आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, आई हैव नो इश्यूज, बट येस डू अटेंड लाइव क्लासेस, डोंट ओनली रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ फॉर दी वीडियोज़, बिकॉज वीडियोज़ तो इन एनी केस आपके पास है ही, तो फिर लाइव क्लासेस का मज़ा क्या आएगा। तो लाइव क्लासेस को ज़रूर हमें अटेंड करना ही करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट